वृद्धों से जो अपने आप को वृद्ध समझते हैं कि पहले तो आप अपने आप को वृद्ध समझना छोड़ दें। आप अपने आप को वृद्ध समझना छोड़ें, इस मानसिक अवस्था से बाहर निकलें, अपने आप को युवा ही समझें, चिर युवा समझें और समय के साथ जो भी सामने आता है उसको सीखने की चेष्टा करें, उसके साथ सामंजस्य बैठाने की चेष्टा करें। और एक लाइन जो अक्सर आप उपयोग में लाते हैं कि हमारे जमाने में, तो इसका उपयोग करना बंद कर दें। आज भी आप ही का जमाना है, जब तक आप हैं इस धरा पर तब तक आप ही का जमाना है। तो ये लाइन कि हमारे जमाने में, तो इसका उपयोग करना बंद कर दें, तो ये वृद्धावस्था की जो मानसिक अवस्था है उससे आप बाहर आ जाएंगे। और बाकी तो सब समय का खेल है, आयु बढ़ती ही रहेगी, बढ़ेगी ही, लेकिन वृद्ध ना हो, आयु बढ़ जाए आपकी भले ही। तो मित्रों, आज इस मीटिंग में मुझे विचार आया कि इधर पिछले कई बार से हम औषधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि एक ब्रेक लिया जाए और एक खुला सत्र रखा जाए जिसमें कि लोग अपनी बातें भी रखें, अपने प्रश्न रखें, अपनी जिज्ञासाएं रखें और उन प्रश्नों और जिज्ञासाओं के माध्यम से आज हम लोग कुछ परिचर्चा करें। तो कुछ बड़े रोचक प्रश्न आए हैं मेरे पास। सबसे अधिक प्रश्न तो मैडम गीता सिंह जी ने पूछा है, तो उन्हीं के प्रश्नों से मैं आज के इस प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ करूंगा। ये प्रश्न आपके ग्रुप में पड़े हुए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो एक तो इनका प्रश्न, जो सबसे रोचक प्रश्न ये है कि मधुमेह में मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। तो उसके लिए क्या किया जाए और क्या प्रोटीन लेने से इसमें मदद मिल सकती है? देखिए, हम लोग के मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सार्कोपेनिक ओबेसिटी। थोड़ा सा टेढ़ा सा नाम लगेगा। ओबेसिटी तो आप जानते ही हैं, मोटापा। सार्कोपेनिक मतलब, सार्को मतलब मसल्स, सार्कोपेनिक मतलब जहां मांसपेशियों में कमी आ जाए और मोटापा भी हो। ऐसा मोटापा, ऐसा मोटा व्यक्ति जिसकी मांसपेशियां कमजोर हैं, जिसकी मांसपेशियां कम हैं, सार्कोपेनिक ओबेसिटी। तो ये तो और भी खराब अवस्था है कि वजन ज्यादा है और मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। तो अब वो व्यक्ति अगर नीचे पलथी मार के बैठ गया या उकड़ू बैठ गया तो खड़ा नहीं हो पा रहा। टॉयलेट सीट पे बैठा तो उसको खड़ा होने के लिए एक सहारा चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि डिसेबल्ड जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें साइड में एक हैंडी लगा होता है जिसको पकड़ करके व्यक्ति खड़ा हो सके। ये इसीलिए होता है क्योंकि कमर की मांसपेशियां, जांघों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अगर नीचे बैठा हुआ है, स्टूल पे बैठा हुआ है और काफी नीचे बैठा है तो खड़ा हो पाए। इसको कहते हैं, और वजन ज्यादा है तो सार्कोपेनिक ओबेसिटी। होता क्या है कि एक अवस्था के बाद, 60 साल के बाद खास करके, यदि व्यक्ति अपने मांसपेशियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है, मांसपेशियों का जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है और मांसपेशियों की ताकत क्षीण होने लगती है। इसको सार्कोपीनिया कहते हैं। अब इसको कैसे आप मेंटेन करके रखेंगे? खाने से ये प्रोटीन भी आप खा लो तो भी मांसपेशियां सुदृढ़ नहीं होंगी। मांसपेशियां सभी तभी सुदृढ़ होंगी जब व्यायाम के माध्यम से इन मांसपेशियों का आप ख्याल रखेंगे, जब इनको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देंगे और मांसपेशियों के ऊपर दबाव डालेंगे तो मांसपेशियां सुदृढ़ होंगी। सिर्फ प्रोटीन लेने से मांसपेशियां सुदृढ़ नहीं होंगी। तो उसके लिए जो मांसपेशियों को मजबूत करने की, मांसपेशियों में ताकत पैदा करने के कुछ छोटे मोटे व्यायाम है। बहुत हैवी व्यायाम नहीं करना है, जिम भी नहीं जाना है। छोटा आप 1 पाउंड का, आधे पाउंड का एक डंबल ले लें, हाथ में पकड़ें और उसको आप जितनी बार आप आसानी से कर सकें, 10 बार, 15 बार, 20 बार, धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। आप ये करेंगे तो आपकी जो है ये बाइसेप्स की मसल्स ये मजबूत होंगी। उसके बाद दोनों हाथ में डंबल पकड़ करके आप ये करें, इस तरह से करें। हाथ में डंबल पकड़ के ऊपर नीचे करें तो कंधे की मांसपेशियां मजबूत होंगी।
दीवार पे हाथ रख करके दीवार को दबाएं, खुद को रोके रखें, दीवार के पैरेलल खड़े हो जाएं, दीवार पे हाथ रखें और कस के दीवार को दबाएं, पूरा हाथ पे जोर लगाएं, तो ये हाथ, पूरे हाथ की और पीठ की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी। सीढ़ी पर 3-4 स्टेप चढ़े, 3-4 स्टेप उतरे, 3-4 स्टेप चढ़े, 3-4 स्टेप उतरे, तो आपके जांघों की मांसपेशियां वो मजबूत होंगी। कुर्सी पर आप बैठे हैं, कुर्सी पर बैठिए, खड़े होइए, बैठिए, खड़े होइए, बैठिए, खड़े होइए, जितनी बार आसानी से कर सकें, तो आपके जांघों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो इस तरह के कुछ व्यायाम आपको मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए नियमित करने होंगे, तभी आपकी मांसपेशियां सबल बनी रहेंगी, उनका वॉल्यूम बना रहेगा, उनकी सुदृढ़ता बनी रहेगी। और साथ में यदि आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो अच्छी बात है, उच्च क्वालिटी का प्रोटीन, जैसे अंकुरित दाल है, पनीर है, नॉनवेज खाते हैं तो अंडे की सफेदी है, चिकन है, या प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके पाउडर भी आते हैं, आप वो ले सकते हैं। गीता सिंह जी, आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहेंगी मांसपेशियों के बारे में? मोटा मोटा ये आपको मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए करना है। आवाज नहीं आ रही, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। सिर्फ खाने से मांसपेशियां सुदृढ़ नहीं होंगी, आपको व्यायाम करना होगा। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, व्यायाम करते हैं, लेकिन मतलब उसमें ये सवाल जो है हमारा शशि जी की तरफ से आया था। जी, बहुत अच्छा, आप लोग सहेलियां हैं, एक दूसरे के सवाल को रख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये शशि जी की तरफ से आया था सवाल, तो ये मतलब वो अगर हो तो उनसे पूछिए कि उनको और कुछ नहीं, पूछना वो है। तो गोरखपुर आई हुई हैं, और गोरखपुर आकर के वो अभी पाठक जी से ही बात हो रही थी, कल अच्छा, वो यहाँ गुरु गंभीरनाथ वाले में आए हुए थे, वो आज गांव पे गए हुए हैं, अच्छा, तो जुड़ नहीं पा रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो हमने पूछ लिया, इसको क्या करना, हमारी तरफ से हो गया। कोई चीज है। हाँ, कोई और कुछ इस बारे में जानना चाहेगा तो मैं इसको थोड़ा और इलाबोरेट करूं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमको देनी है मास्टर। डॉक्टर साहब, जैसे ये हम लोग दोनों टाइम टहलते हैं, मतलब हमने शुरू किया है दोनों टाइम टहलने का, तो 45-45 मिनट करीब 50 मिनट भी हो जाता है, तो उतना टहलते हैं तो वो काफी नहीं है। नहीं, टहलने से तो सिर्फ आप पैरों से टहल रही है ना, हाथों से तो टहल नहीं रही है, कंधों से टहल नहीं रही है, और पैरों से जो टहल रही है उसमें आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं दे रही है अपने मांसपेशियों को। वो एक तरह से एरोबिक एक्सरसाइज हो रहा है, सिर्फ पैर आगे पीछे हो रहा है, मांसपेशियों के ऊपर कोई आप दबाव नहीं डाल रही। तो एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है मांसपेशियों। अच्छा, ठीक है। दूसरा जो एक सवाल आया कि आप ही की तरफ से था कि इंसुलिन को कैसे कैरी करें, अगर ट्रेवल में है तो इंसुलिन को कैसे कैरी करें, कैसे ले जाएं। ये बहुत अहम सवाल है, और सिर्फ ट्रेवल ही नहीं, आप अपने चिकित्सक के पास दिखाने गए हैं, आप केमिस्ट शॉप पे गए हैं, वहां से आपने इंसुलिन खरीदा, और केमिस्ट शॉप ने आपको एक अच्छे रख रखाव वाला इंसुलिन जो कोल्ड चेन मेंटेन किया हुआ था उसको उसने फिर से निकाल के आपको दे दिया, एक पॉलिथीन के पैकेट में करके। तो आप उसको घंटे 2 घंटे आप बाजार में भी घूम रहे हैं, पता लगा उसी इंसुलिन के लिए हुए पर्स में, या आपको 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर अपने गांव तक जाना है, और गर्मी का मौसम है, जून का महीना है, तो आप उस इंसुलिन को कैसे ले जाएंगे? क्योंकि 3-4 घंटे भी वो इंसुलिन धूप में पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। तो उसको भी कैरी करना उसको एक जरूरी है। तो उसके लिए ये इको हो रही किसी के कनेक्शन से, उसके लिए 2 तरह का मैं आपको उपाय बता रहा हूं। एक तो ये है, ये कैरी बैग आता है इंसुलिन का। अच्छा, ये आपको केमिस्ट भी दे सकता है अगर उसके पास होगा तो। और इस कैरी बैग के अंदर एक ये आइस पैक होता है। आइस पैक में लेके आते हैं वैसे केमिस्ट तो ये आइस पैक आप फ्रीजर में डाल दें, जाने से पहले जम जाएगा, इसको इसके अंदर रख लें, इसमें पाउच बना हुआ, इस पाउच में आप इसको डाल दें, और अपना इंसुलिन इसमें रख करके, और इसको आप तेल लगा दें और घर लेके आ जाएं। ये कम से कम 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक आपके इंसुलिन के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन एक बार आइस पैक जब पिघल जाएगा तो फिर वो काम का नहीं रहेगा। तो इस कैरी बैग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 6-7 घंटे के बाद, डिपेंड करता है कि कैसा वातावरण है, कितना गर्म है,
इसको फिर से एक बार आपको फ्रीजर में डाल करके आइस पैक को फ्रीज करना पड़ता है। तो अगर आप घर से बाहर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए निकल रहे हैं, ट्रेन में है, सफर में है, तो आप क्या करेंगे? तो पुराना उपाय तो ये था कि आप एक जो टिफिन आता है हॉट केस, कहते हैं उसको हॉट केस है, लेकिन वो बेसिकली उसके अंदर अगर बर्फ भी डाल देंगे तो बर्फ भी नहीं पिघलेगा, वो कूल केस की तरह भी काम करेगा। थर्मस के टाइप का होता है, आजकल खाने के बहुत से थर्मस ऐसे आते हैं हॉट केस वाले, वो तो बेसिकली खाना गर्म करने के लिए, रखने के लिए आते हैं, लेकिन आप उसमें अगर एक खाने में आपने बर्फ के क्यूब्स डाल दिए, दूसरे खाने में आपने अपना इंसुलिन का वायल या उसका जो रिफिल है वो डाल लिया, और पेन आप अलग से रख लीजिए, पेन के अंदर रिफिल मत रखिए। जब लगाना और रिफिल डाला, लगाया, फिर रिफिल उसके अंदर डाल के आपने पैक कर दिया, लेके चले गए, तो वो भी लंबे समय तक आपका काम करता है। तीसरा एक अभी बहुत ही अच्छा एक डिवाइस आया है, इसको मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो इंसुलिन यूज करते हैं, ये दिख रहा है साइमंस, इस पे लिखा हुआ है साइमंस, SIMON साइमंस, साइमंस इंसुलिन कैरी केस। ये आप नेट पे डालेंगे, अमेजन पे और भी तमाम साइट पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको मिल जाएगा। इसमें क्या सुविधा है कि इसमें आपको आइस पैक या कूलिंग पैक की जरूरत नहीं है, और ये करीब करीब 48 घंटे तक काम करता है। अच्छा, करता क्या है ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये आप खोलेंगे, ये आप इसके अंदर से ये निकलेगा एक पाउच, अच्छा, इस पाउच के अंदर भी एक पाउच है, ये तीसरा पाउच है। ये जो सबसे अंदर वाला पाउच है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो इस पाउच में आप अपना इंसुलिन और इंसुलिन पेन हाँ, वो डाल लीजिए, तो ये भीगेगा नहीं क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है, अब जो है आप ये वाला जो पाउच है, इसको जाने से पहले पानी में, ठंडे पानी में, अच्छा, 20 मिनट के लिए डाल दीजिए, ये भीग जाए अच्छी तरह से। तो इसके अंदर, इसके चारों तरफ इसकी जो वॉल है, इसमें एक जेल टाइप का मटेरियल है, जैसे कि बच्चों के सैनिटरी नैपकिन में होता है या स्त्रियों के सैनिटरी नैपकिन में होता है, वो पानी को सोख लेता है। तो इसके अंदर उसी टाइप का जेल मटेरियल जो पानी को सोख लेगा। अब इसके अंदर आपने इसको डाला, दूसरे वाले पाउच को, और इसको फिर आपने सबसे बाहर वाले पाउच में डाल दिया, डाल करके आपने इसको बंद कर दिया। अब ये सबसे बाहर वाला जो पाउच है, ये पोरस है। अच्छा, अब क्या होगा कि अंदर वाला जो पाउच है, जो पानी से भीग गया, जिसका जेल, वहां से पानी धीरे धीरे इसके माध्यम से, जैसे घड़े से पानी वाष्पित होता है ना, बाहर वातावरण में उड़ता रहता, और घड़े का पानी ठंडा रहता, तो वो पानी यहाँ से धीरे धीरे हवा में उड़ता रहेगा, और अंदर का जो पाउच के अंदर का वातावरण है वो एकदम ठंडा बना रहेगा, जैसे घड़े का पानी होता है, और आपका इंसुलिन और इंसुलिन पेन ठंडा बना रहेगा। और ये 48 घंटे तक काम करेगा। 48 घंटे के बाद फिर आप उस पाउच को निकालिए, ठंडे पानी में डुबो करके 15-20 मिनट, फिर निकाल के फिर इसी तरह से डाल दीजिए। तो इसमें आपको कहीं भी बर्फ की जरूरत, फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो लोग भी इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ये साइमंस कूलिंग पाउच ये नेट पे जाके परचेज कर लीजिए, लेकिन इसको फ्रिज में नहीं रखना है। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो जेल मटेरियल है, जो पानी को सोखता है और धीरे धीरे उसमें से पानी उड़ता है, वो फ्रिज में आप रख देंगे तो खराब हो जाएगा। तो जब नहीं इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो उसको बाहर आप अलमारी में ही रख लीजिए अपने, इसको फ्रिज के अंदर मत रखिए। ठीक है, पानी को सुखा के मतलब रख दे बाहर, वो रख दिया, पानी अपने आप सूखेगा ना, पानी तो धीरे धीरे उड़ जाएगा जी, पानी तो धीरे धीरे उड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन इसको फ्रिज में नहीं डालना। अब तीसरी चीज, जो इंसुलिन कमरे में आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर के अंदर, वो 28 डिग्री तक 28 दिन तक खराब नहीं होता। अच्छा, दो संख्या याद रखिए, 28 डिग्री सेंटीग्रेड और 28 दिन। 28 दिन। तो अगर आपके कमरे का तापमान 30 के अंदर रहता है गर्मी में भी, तो आप जो इंसुलिन पेन में डाल करके रखे हुए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अगर आप कमरे में भी रखते हैं तो खराब नहीं होगा। अच्छा, फ्रिज के दरवाजे में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमरे में भी रखते हैं तो वो खराब
नहीं हो। और ज्यादातर इंसुलिन की जो वायल होती है या जो रिफिल होता है वो 1 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन में खत्म हो जाता है। अगर आप हमारा किसी को 16 दिन चलता है, 16-17 मैंने दिन। कहा ना 15 दिन, 14-15 दिन में खत्म हो जाता है। हाँ कुछ लोगों का जिनका डोज ज्यादा है उनका 1 हफ्ते में भी खत्म हो जाता हाँ, है। हो जाता है 1 बिल्कुल। महीने तक किसी का भी इंसुलिन का रिफिल नहीं चलता चलता, नहीं है। नहीं चलता है। तो आप अगर कमरे में भी रखे हैं, ठंडी जगह पे, छां में, और आजकल ज्यादातर घरों में किसी एक कमरे में एसी तो अमूमन चलता ही है। आप अपना इंसुलिन अगर एसी चलता तो उस कमरे में रख दीजिए, इस्तेमाल करके नहीं खराब होगा। फ्रिज है तो फ्रिज के दरवाजे में रखिए। सब्जी हाँ, वाले दरवाजे में रखते हैं। सब्जी वाले ट्रे में एक प्लास्टिक के डिब्बे में करके उसी के अंदर रख दीजिए। अच्छा अच्छा। लेकिन बर्फ वाले खाने में, जहाँ बर्फ जमता है, या बर्फ के नीचे वाले खाने में, चिल ट्रे में, वहां इंसुलिन न रखें। क्योंकि अगर इंसुलिन एक बार भी जम गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पे चला गया, तो वो इंसुलिन बेकार हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करे। अच्छा। और अगर इंसुलिन 30 डिग्री से ऊपर के तापमान पर 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट भी पड़ा रह गया तो भी खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो आप सफर में अगर हैं तो एक तो इस कूलिंग पाउच का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा तो यही है। दूसरा, जिस हैंड बैग में आपने इंसुलिन रखा हुआ है उस हैंड बैग को कभी भी कार के अंदर मत छोड़िए। आप सफर पे जा रहे हैं, चाय पीने के लिए गाड़ी रुकी, आप चाय पीने के लिए उतरे, आधे घंटे 3 घंटे आपने चाय पिया, कुछ नाश्ता पानी किया, और पर्स आपका कार के अंदर पड़ा हुआ है और गाड़ी लॉक है। गर्मी के दिन में गाड़ी एकदम भट्टी की तरह तप जाता है, तो वो आधे घंटे का समय भी बहुत है आपके उस इंसुलिन को खत्म कर देने के लिए। तो आप जब भी उतरे, इंसुलिन का जो बैग है जिसमें आपने इंसुलिन रखा हुआ है, वो हैंड बैग आपके साथ ही रहे, उसको गाड़ी में मत छोड़िए, स्कूटर के डिक्की में मत छोड़िए, मोटरसाइकिल के डिक्की में मत छोड़िए, ये ध्यान। अच्छा, कोई और प्रश्न इंसुलिन के असल में ये हमको करने ये के लिए? मतलब था कि एक बार जब इंसुलिन उसमें डाल दिया, किसी ने बताया था कि अगर इंसुलिन पेन में भर दिया तो उसको हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, ये किसी ने बताया। 28 डिग्री का रूम टेम्परेचर अगर आपका है, 28 डिग्री के अंदर का, तो 28 दिन तक आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, कोई और क्लैरिफिकेशन किसी को इस विषय में चाहिए? कोई और कंफ्यूजन हो तो हम लोग उसको भी दूर कर लें। अच्छा, मतलब ये कैसे पता लगेगा कि जैसे इंसुलिन कार्टेज रखा हुआ है और वो मतलब अब प्रयोग करने लायक बचा है कि नहीं बचा है? देखिए, कई बार आपको ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इंसुलिन अगर डिग्नेचर भी हो गया है तो आपको देख करके नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर 2 चीजें, एक, आप जिस डोज पे इंसुलिन लगा रहे थे और आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा है जी, और अचानक उसी डोज पे आपका इंसुलिन एकदम से कंट्रोल के बाहर चला गया, तो इसके मतलब कि वो इंसुलिन की वायल या पेनफिल आपका कहीं ना कहीं खराब हो चुका है, आप उसको चेंज कर दीजिए। दूसरा, इंसुलिन को जो आप देखते हैं तो देखने पर भी कई बार जब खराब होता है तो उसमें गांठें बन जाती है। आप इंसुलिन को जब हिलाएंगे, मिलाएंगे, हिलाते हैं ना पहले, यूनिफॉर्म सस्पेंशन नहीं बनेगा, उसमें कुछ गांठें रहेंगी जो तैरती रहेंगी, इसका मतलब कि इंसुलिन खराब हो गया। सब कभी-कभी उसमें बुलबुला आ जाता है, जैसे हिलाते हैं तो कभी एक बुलबुला, तो वो तो एयर बबल है ना, वो तो आप जब इंसुलिन निकालते हैं और लगाते हैं तो कुछ एयर अंदर चला जाता है, उसकी वजह से वो एयर बबल बनता है। तो आप जब भी इंसुलिन को अपने सिरिंज में लें, अगर सिरिंज से लगाते हैं तो हमेशा देखिए कि अगर बुलबुला है तो पहले बुलबुले को निकाल दें, इंसुलिन को सीधा रखें, और सीधा रखेंगे तो बुलबुला सबसे ऊपर आ जाएगा, और धीरे से टैप करके हल्का सा पुश करके पहले एयर बबल निकाल दीजिए, और फिर देखिए कि कितने यूनिट इंसुलिन आपके पेन में है, उतना लगना उतना है कि नहीं है। नहीं है तो फिर आप उतना और ले लीजिए। नहीं, वो तो हम निकालते हैं, दूसरा चीज जब भी लगाते हैं तो निकालते हैं। पेन के साथ सावधानी ये रखनी चाहिए, तरीका ये है, आइडियल तरीका ये है कि पेन से जब भी आप इंसुलिन लगाते हैं तो इंसुलिन लगाने के बाद उसका निडल खोल करके आप अलग अलग करें। अलग कर दीजिए, जब लगाना हो तो उस समय निडल लगाइए। देखिए, कायदे से जो हम इंसुलिन पेन का निडल इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल यूज है। डिस्पोजेबल निडल है और वो सिंगल यूज है। लेकिन चूंकि वो इंसुलिन की सिरिंज, वो निडल पेन वाली 12 से 18 रुपए के बीच में रेंज करती है, आप किस कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हाँ तो 18 रुपए दिन में 2 बार अगर आप लगा रहे हैं तो 36-40 रुपए 2 बार दिन में सिर्फ निडल के ऊपर खर्च करना हम भारतीयों के लिए महंगा पड़ता है। तो हम लोग पेशेंट से कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन पे आप निडल चेंज करो, चेंज कर लें। हाँ। आइडियल ये है कि हर बार आप निडल चेंज करिए। अच्छा अच्छा होता क्या, जब निडल लगा रहता है पेन के अंदर, जी। तो आप जब निडल लगा हुआ है तो निडल का एक हिस्सा उस रिफिल के अंदर घुसा हुआ है, एक हाँ। हिस्सा बाहर वातावरण के संपर्क में है। हाँ तो आप जब गर्मी का दिन है तो इंसुलिन भी एक लिक्विड है, गर्मी में वो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, उसका आयतन बढ़ेगा, तो कुछ इंसुलिन जो है वो निडल से बाहर निकल आएगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि साहब हम जब पेन खोलते हैं तो कुछ इंसुलिन बाहर रहता है इसमें से गर्मी के दिन। अच्छा। जाड़े के दिन में क्या होगा कि इंसुलिन ठंडा जब होगा तो वो सिकुड़ जाएगा, अगर आपने कमरे में रखा हुआ है। फ्रिज में अगर आप रखते हैं तब तो एक ही तापमान पर रहेगा, जाड़ा गर्मी बरसात। बाहर कमरे में रखते हैं तो जाड़े में वो सिकुड़ेगा, तो बाहर से वो कुछ हवा ले लेगा अपने अंदर, तो अंदर एयर के बुलबुले आ जाएंगे। इसलिए लगाने के बाद अगर आप निडल निकाल देंगे तो अब इंसुलिन जो उस पेनफिल के अंदर, उसका वातावरण से संपर्क खत्म हो गया, अब उसमें एयर न आ सकता है न जा सकता है। ये ठीक है। तो तरीका वही है कि आप हर बार निडल निकाल दें और जब लगाना हो तो निडल जब लगाइए, लगाना हो तब लगाएं। अच्छा, तब लगाएं निडल, तब लगाइए जी। तो गिरने का डर तो है नहीं, उसमें से लीक तो करेगा नहीं? नहीं, कैसे लीक करेगा, जब आपने निडल निकाल दिया तो कहां से लीक करेगा? हाँ। निडल के माध्यम से तो इंसुलिन बाहर आएगा, तो हाँ। आपने निडल निकाल दिया तो कैसे लीक करेगा? लीक करेगा तो रास्ता ही नहीं बचा। और डॉक्टर हमारे और भी सवाल हैं, बताएं क्या आपको? हाँ बिल्कुल, पूछिए आप। अच्छा, हम पहले अपना बाकी लोग तो मुंह में दही जमा के बैठे हैं, आप बोलिए। नहीं, मेरा है बोल तो अंगूरी तो उठा रहा हूँ। बिल्कुल आपका भी लेता हूँ। कई लोगों का है, कई लोगों का होगा जरूर, क्यों नहीं होगा। दही कैसे जमा है? दही नहीं जमा है। दही नहीं जमा है, ठीक है। नहीं, लेकिन आप तो दही चीनी खाए होंगे आज सुबह। हाँ सर। डॉक्टर साहब इंसुलिन परचेज करते समय क्या सावधानी? अभी गीता सिंह जी का और प्रश्न ले लें पहले। अच्छा, ये हाँ, एक सवाल ये है हमारा कि ये रक्त शर्करा नियंत्रित करने के लिए एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाएं भी ली जा सकती हैं कि नहीं? और ये प्रश्न हमारा अन्य रोगों के संदर्भ में भी है, ये नहीं खाली इंसुलिन के लिए नहीं है। देखिए, आपका ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए मैं सक्षम नहीं। अरे जब आप सक्षम नहीं है तब तो बेकार है ये। क्योंकि बाकी विधा तो मैंने पढ़ी नहीं है। तो बाकी विधा का मैं विशेषज्ञ हूँ। इसलिए 2 पैथी एक पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि आप 2 पैथी एक साथ चलाना क्यों चाहते हैं? किसी एक पैथी पर आप विश्वास रखो, उस पर ही चलो। नाथ संप्रदाय पे भी चलेंगे, वैष्णव पे भी चलेंगे और शैव पे भी चलेंगे, तीनों रास्ता अपनाएंगे तो फिर तो भगवान नहीं मिलने वाला। नहीं, ठीक है। तो अच्छा, एक रास्ता अपनाइए। हाँ। तो तालमेल करने का कोई औचित्य है। फिर आपको भी कैसे पता चलेगा कि हम किस रास्ते पर चल के मेरा शुगर कंट्रोल है? जी, आप कैसे जानोगे कि हम आयुर्वेदिक जो कर रहे हैं उससे ठीक चल रहे हैं, कि जो मॉडर्न मेडिसिन ले रहे हैं उससे ठीक चल रहा है, कि होम्योपैथी से ठीक? ये कंफ्यूजन आपको भी बना रहेगा। एक पैथी आप आजमा लीजिए, जब उस पर आपको अगर मिलती है, नहीं मिलती है तो दूसरे पैथी पे आइए। ये मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसी और रोग के संबंध में भी पूछ रहे थे? हाँ, सारे रोग के संदर्भ में तालमेल नहीं करना। अच्छा, डॉक्टर साहब एक और है सवाल हमारा कि मतलब ये इंसुलिन लगाने से, जैसे हम पेट में लगाते हैं ना, तो हमको लगता है जैसे हमारा पेट थोड़ा फैल गया, मतलब कमर का घेरा बढ़ गया, तो ऐसा भी है क्या? नहीं, आपने ये सवाल डाला था, मैंने सब सवाल नोट कर रखे थे आपके, मैं करके उसको लेता भी। आप स्वयं पूछ रही, बहुत अच्छी बात। देखिए, इंसुलिन जब हम लगाते हैं जी, पेट का घेरा नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप इंसुलिन को एक ही जगह पे बार बार लगाते हैं, साइड रोटेशन नहीं करते हैं, जगह नहीं बदलते। नहीं, वो रोटेशन तो करते हैं। तो अगर जगह नहीं बदलते हैं तो जिस जगह पे बार बार लगा रहे हैं वहां गांठें बनने लगती हैं। अच्छा। उसको हम लाइपो हाइपरट्रॉफी कहते हैं, लाइपो एट्रॉफी कहते हैं। वो जगह जहाँ गांठ बन जाती है वहां पर होता क्या कि जो वसा की कोशिकाएं होती हैं वो ज्यादा डेवलप होने लगती है इंसुलिन के प्रभाव से, और वहां पर वसा का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और गांठें बनने लगती हैं। और चूंकि वो गांठें पेनलेस होती हैं तो ज्यादातर रोगी फिर उन्हीं गांठ में बार बार लगाता है कि इसमें दर्द नहीं होगा मुझको। लेकिन वहां से इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन बहुत ही इरेटिक होता है, तो कभी पता लगा कि तेजी से इंसुलिन एब्जॉर्ब हुआ,
तो शुगर अच्छा कंट्रोल हो गया, कभी नहीं हुआ तो नहीं भी कंट्रोल हुआ। इसलिए कभी भी एक जगह पर इंसुलिन बार बार नहीं लगाना चाहिए, लगातार साइड रोटेशन करते रहना चाहिए जिससे समस्या न आए। लेकिन कमर का घेरा नहीं बढ़ता है, सिर्फ जिस जगह पे आप बार बार लगा रहे हैं वहां गांठें बनती है, कमर का घेरा नहीं बढ़ता। हाँ, हमको लगा कि जब से हम लगा रहे हैं विधि तो कुछ महीने हुए, हमें 6 महीना मुश्किल से हुआ होगा, तो हमको लग रहा है कि हमारा जैसे पेट कुछ बढ़ गया पहले से। नहीं, हमने कहा आपसे क्लियर कर ले। पाठक जी, अब आप अपना दही निकालें। लगाते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया, वो मैडम ने पूछ लिया था, वो आपने जवाब दे दिया कि एक ही जगह जहां बार बार हम लगाते हैं तो पेन कम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहीं लगाएं। जी, इसका जवाब तो मिल गया। एक और है मेरा सर कि कभी कभी इमरजेंसी में, जैसे आपने बोला कि बर्फ का पोंछ फ्रीजर में जमा लें, उसके साथ रख लें, एक मेरे को शक ये है कि सपोज जैसे एक बार मेरे साथ हुआ, गांव में गया तो एक बर्फ का पोंछ मैं भूल गया और भी मतलब कोई साधन नहीं रहा, तो क्या हम ठंडे पानी की बोतल में इंसुलिन का जो शीशी होता है पेन वाला, उसको डाल के ला सकते हैं क्या 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए ठंडे पानी के बोतल में? हाँ, आराम से ला सकते हैं। बस पेन को या वायल को जो है एक पॉलिथीन के पैकेट में डाल करके गांठ लगा दीजिए या रबर बैंड लगा दीजिए ताकि वो पेन के अंदर पानी ना जाए, और उसको ठंडे पानी में रख के आप लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम लोग एक सवाल और है। गांव में अक्सर लोगों को बताते हैं कि आप इंसुलिन कैसे रखें, हमारे पास फ्रिज नहीं है। हम लोग कहते हैं कि एक छोटा मटका ले लीजिए, मटके को जो है आप मटके में पानी भर लीजिए और एक पॉलिथीन के अंदर अपना सारा इंसुलिन डाल करके रबर बैंड से बांध दीजिए उसको, ताकि उसके अंदर पानी ना घुसे, और उसको मटके में डाल करके रख दीजिए, नहीं खराब होगा। बहुत अच्छा सर, घर का डॉक्टर ऐसे ही होना चाहिए। गुड। और सबसे अच्छा जो मैंने बताया, अगर आपके पास ये है तो इसमें ना बर्फ की जरूरत है ना फ्रिज की नहीं है। इससे पहले जो आपने बताया वो है। हाँ, 48 तो आप एक ये खरीद लीजिए नेट से, ये 48 घंटे तक काम करता है। हाँ, अब तो पहले मालूम नहीं था, अब तो मैं मंगा लेता हूँ। ये लॉन्च भी इधर ही हुआ है, ये अभी लॉन्च हुआ है। हाँ, मालूम नहीं था सर। बहुत अच्छी टेक्निक। इससे पहले वाला मैं यूज करता हूँ जो दिखाया बर्फ की वो पैकेट में डाल करके, कूलिंग पैक में डाल के, उसको मैं जनरली यूज करता हूँ। अच्छा सर, ये बताइए, ये जो पेन के अंदर इंसुलिन का वो आता है, शीशी आती है, मान लीजिए कि 2 दिन हमने 2 दिन यूज कर लिया, 3 दिन यूज कर लिया जी, क्या वो रिमूवेबल है? उसको निकाला जा सकता है कि लाते समय हम? अरे आप जैसे डाले थे वैसे निकाल लीजिए। अच्छा, निकाला जा सकता है। आखिरी जब वो खत्म हो जाता है, हाँ, तो निकालते हैं दूसरी। लेकिन क्या करेंगे ख्याल आप, क्योंकि आप लगाते समय, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरे पास एक पेन है, मान लीजिए ये पेन है जी जी जी, इसमें ये रिफिल पड़ा हुआ है जी। अब गौर से देखेंगे तो इसमें ये यहाँ तक इसका जो प्लंजर का जो गास्केट है वो यहाँ तक आ चुका है। सर सिर्फ इतनी इंसुलिन बची हुई है, यहाँ तक इंसुलिन खत्म हो चुकी है। अब जब आप इसको निकालेंगे सर, ये आपने इसको खोला और निकाला, ये प्लंजर आप देख रहे हैं इतना आगे तक बढ़ चुका है उस इंसुलिन को। तो अब जब आप इसको अंदर दबा देंगे सर, तो दोबारा जब आप इसको डाल के लगाएंगे तो इस प्लंजर को पहले वहां तक ले जाना पड़ेगा जहां तक उसका रबर का गास्केट है, तभी तो ये प्रेशर डालेगा ना। हाँ सर। तो मान लीजिए हमने ये अंदर कर दिया, अब हमने इसको लगा दिया, तो अब हम जब इंसुलिन को इसको डायल करेंगे सर, तो अब तो ये इंसुलिन को प्रेस करेगा ही नहीं, क्योंकि तो हमने पीछे कर दिया सर। तो अब आप इसको तब तक डायल कर करके प्रेस करते जाएंगे और देखते जाएंगे जब तक कि आपके नीडल में से इंसुलिन निकलने ना लगे। अच्छा, जब इंसुलिन निकलने लगेगा तब आप समझ जाएंगे कि अब इसका जो पिस्टन है वो जाकर के उसके गास्केट के साथ टच करके आए, और अब हम जो इंसुलिन लगाएंगे तो उतना इंसुलिन जाएगा। फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, मतलब करके ला सकते हैं अलग से, ठीक है। लेकिन अगली बार जब उसको घुसा के आप लगाएंगे तो आपको फिर से रीसेटिंग करनी पड़ेगी, तब तक उसको आपको डायल करना पड़ेगा जब तक कि आप ये ना देख लें कि यहाँ से इंसुलिन निकलने लगा। ठीक, समझ गए। नहीं तो आप हवा लगाते रहेंगे खाली। ठीक है सर। हाँ विनय जी, अब आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन था, इंसुलिन परचेज करते समय क्या सावधानियां बरतना चाहिए? एक तो रिलायबल दुकान से लेनी चाहिए,
आपको भरोसा रहे कि ये कूल चेन मेंटेन करता होगा और पिछला आपका अनुभव उस दुकान के साथ अच्छा हो। कई बार लोगों के साथ हुआ है कि वो इंसुलिन अच्छे भले कंट्रोल चल रहे थे और नया इंसुलिन उन्होंने खरीदा किसी अन्य दुकान से, किसी अन्य कारण से, घर के पास था, जल्दी थी और अचानक उसी डोज पे शुगर कंट्रोल एकदम बेकार हो गया नए इंसुलिन के साथ। इसका सीधा सा मतलब है कि उस दुकानदार ने कोल्ड चेन मेंटेन नहीं किया, या तो उसने नहीं मेंटेन किया या जहां से वो इंसुलिन ला करके बेच रहा है जिस स्टॉकिस्ट के पास से, उसने नहीं मेंटेन किया। तो वो इंसुलिन है तो ओरिजिनल, लेकिन कूल चेन मेंटेन ना होने की वजह से उसकी पोटेंसी खत्म हो गई है और वो काम नहीं कर रहा। तो कोई भी ऐसा दुकान जहां से आपको इस तरह का अनुभव हो, वहां से आप इंसुलिन मत लीजिए। दूसरी चीज क्या कि कई बार डिस्काउंट के चक्कर में सेमी होलसेलर्स जो होते हैं वो बाहर से, लखनऊ से, आगरा से, तमाम जगहों से, जहाँ ग्रे मार्केट है, इसमें भी बड़े खेल हैं आजकल डिस्काउंट के भी, वहां से इंसुलिन उठा के ले आते हैं और वो इंसुलिन अटैची में भरा और बस के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आए, सेमी होलसेलर को दिया या रिटेल शॉप पे ले जाकर उन्होंने उसको दे दिया कम दाम में। अब उसने भी कम दाम में बेचा, तो मरीज को तो लगता है कि यहाँ से हमको कम दाम में मिल रहा है और ये इंसुलिन ठीक है, लेकिन वो इंसुलिन कई बार गड़बड़ रहता है। ये हम लोग को महीने में 2-4 मरीज ऐसे जरूर मिलते हैं कि उसी इंसुलिन पे अच्छे कंट्रोल थे और उतना ही डोज पे एकदम से कंट्रोल खराब हो जाता है। तो इसलिए आप, पहली चीज तो है कि दुकान आपका भरोसे का होना चाहिए, पिछला अनुभव अच्छा होना चाहिए। दूसरा, जब आप इंसुलिन लेते हैं तो घर तक लाने के लिए, जो आप हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं आपसे, कि कूल पैक का इस्तेमाल करें और प्रॉपरली उसको आप अपने घर तक भी कोल्ड चेन मेंटेन करें। घर तक ले भी जाएं तो कोल्ड चेन मेंटेन रहे और उसके बाद ले जाके घर के आप फ्रिज में, दरवाजे में उसको रख दीजिए। बस इतना ही प्रिकॉशन लेना है आपको दुकान पे इंसुलिन लेते थे। थैंक यू डॉक्टर। कोई और प्रश्न? मैं पहले लाइव प्रश्न ले रहा हूँ, फिर मेरे पास कुछ लिखित प्रश्न है जो व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ है, फिर मैं उस पर आ जाऊंगा, उस पर चर्चा कर लूंगा। किसी और को कुछ सीधे सीधे पूछना? मनीष जी, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? Sir, I have posted a message also. My HB1AC level is now 7.5. So Okay. I was on dietary control only, not Uh-huh. taking any kind of allopathic medicine. I was taking methi ka pani only. So should I start taking allopathic medicine or not? What is your suggestion and what is your advice? पहले तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन टर्म ही नहीं यूज करता, मॉडर्न मेडिसिन कहिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एलोपैथी मीन्स उल्टा मेडिसिन, तो उल्टा मेडिसिन Okay. तो हम देते ही नहीं है। एलो मीन्स अपोजिट। Okay. You should take, because 7.5 is still high, your target should be 6.5. Okay. Your target is to be 6.5. Apart from that, you have to take a statin, जी. a drug named statin for जी. lipid profile. It is recommended that every diabetic from the age of 40 up to 75, whatever be the status of lipid profile, if he is diabetic, should take statin. उसका स्टेटिन का डोज क्या होगा वो निर्भर करेगा कि उसके डायबिटीज का स्टेटस क्या है, उसके साथ उसको कोई कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है, डोज उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ही हैज टू बी ऑन स्टेटिन। दैट इज अ हेलमेट व्हिच हैज टू बी worn by each and every diabetic, which will give protection against heart attack and brain attack. तो उसमें कोई कोताही नहीं करनी है, ये दवा रेगुलर लेनी है। और आपका टारगेट 6.5 है मनीष जी, 7.5 टारगेट नहीं है। जी जी। एंड मोर यू लूज टाइम, आप जितना समय हाई HbA1c पे गुजारते जाते हैं जी, उतना ही आप अपने टिश्यू को लॉन्ग टर्म डैमेज देते हैं। जी। कैसे देते हैं मैं थोड़ा सा एक बार फिर यहाँ बताना चाहूंगा कि अर्ली ऑप्टिमल कंट्रोल का महत्व क्या है। किसका बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। वेदानंद जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो ये जो बढ़ा हुआ रक्त शुगर होता है, ब्लड शुगर होता है,
बेसिकली ये बॉडी के प्रोटीन्स के साथ जा करके कंबाइन करता है, अपने आप को अटैच करता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकेशन प्रोसेस कहते हैं, या इसको आप सुगरेशन कह लीजिए। उनका वो सुगरेटेड प्रोटीन हो जाते हैं। उसमें भी एक प्रोटीन है कोलेजन। ये कोलेजन प्रोटीन जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, मसल्स के टेंडन्स के अंदर, बोन के अंदर कई जगह पाया जाता है ये कोलेजन प्रोटीन। और इस प्रोटीन का हाफ लाइफ बहुत लंबा होता है, यानी ये प्रोटीन बहुत लंबे लंबे समय पे इसका टर्नओवर होता है, करीब करीब 20 साल का हाफ लाइफ होता है। तो आज जो कोलेजन प्रोटीन आपका ग्लाइकेट हो गया, सुगरेट हो गया, वो 20 साल तक वैसे ही बना रहेगा। तो अगर आज आपने अपने शुगर को ऑप्टिमल कंट्रोल पे नहीं रखा और आपका कोलेजन ज्यादा सुगरेट हो गया है, ग्लाइकेट हो गया है, तो ये सुगरेटेड कोलेजन 20 साल तक आपके साथ चलेगा। भले ही आप 5 साल के बाद अपने शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लें, लेकिन 5 साल पहले जो आपका कोलेजन ऑलरेडी सुगरेटेड हो चुका था वो बॉडी में बना रहेगा और आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। इसी को कहते हैं कर्मा इफेक्ट। जो आपने कर्म किया था ना, वो आगे तक आपको आपका पीछा करेगा। आपने अच्छे कर्म किए थे डायबिटीज पता चलते ही, तो उसका भी फल आप आगे चल के लीगेसी के रूप में भोगेंगे। अच्छे कर्म नहीं किए थे, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उसका भी आप प्रभाव लंबे समय पे आगे जाकर के देखने को मिलेगा। लोगों का कंधा जाम हो जाता है, जोड़न जाम हो जाती है, ये सब कोलेजन के ग्लाइकेशन की वजह से होता है। तो आप जितना देर करते हैं अपने शुगर को कंट्रोल करने में, उतना ही ज्यादा आप अपने कोलेजन प्रोटीन को और अन्य प्रोटीन को आप सुगरेट कर चुके होते हैं। और वो एक बार जो सुगरेट हो गया वो शरीर में पड़ा हुआ है, वो लंबे समय तक आपके साथ चलना है। तो एक खराब प्रोटीन को फिर आपको ढोना है जी। इसलिए जैसे ही ये पता चले कि मुझे शुगर है, आपको इस प्रोसेस को हॉल्ट कर देना है। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक लीगेसी, द कर्मा इफेक्ट। आपने हॉल्ट कर दिया तो आप 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद भी आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। लेकिन इनिशियल आपने 5 साल, 10 साल गुजार दिए इसी सब चीजों में, तो फिर इसका जो इफेक्ट है वो आप भले ही बाद में बहुत अच्छा कंट्रोल रखें, लेकिन इसका दुष्प्रभाव आगे चल के देखने को मिलता है। तो यू कीप योर HbA1c बिलो 6.5, try to achieve 6.5 and below. Noted, sir. Noted. Thank you. Okay. न्यूरोपैथी के बारे में एक सवाल डाला गया है कि न्यूरोपैथी और उसका मैनेजमेंट बहुत बड़ा विषय है। इसको हम कहते हैं पेनफुल कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जब पैर, खास करके जो पैर के नर्व्स होते हैं, जब वो डैमेज होते हैं हाई शुगर से, वहां भी ग्लाइकेशन होता है, सुगरेशन होता है नर्व्स का भी। तो जब नर्व्स डैमेज होते हैं, तो जब डैमेज होता है तो उस समय वो पेन करता, पैरों में दर्द, अंगरना, जलना, भभाना, पहले ये सब चीजें होंगी। उसके बाद जब नर्व डैमेज होने लगेगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो पता लगेगा कि पैरों में सूनापन आ गया। ऐसा लगता है जैसे रुई के फाहे में चल रहा है। पैर में कुछ गड़ जाता, धंस जाता तो पता ही नहीं चलता। आंच ताप रहे थे जाड़े में, पैर जल गया, एहसास ही नहीं हुआ कि कितना गर्म है। गर्म पानी में पैर डाला, पैर जल गया, पता नहीं चला। एड़ी में मोच आई थी, गरम गरम हल्दी चूना का छोप लगा दिया और पैर पूरा जल गया, और मरीज को पता ही नहीं चला कि कितना गर्म। पैर सुन्न हो जाते हैं। तो नर्व एक ऐसा शरीर का एक टिश्यू है जिसका रीजेनरेशन बहुत पुअर होता है। आपका स्किन कटेगा, तुरंत घाव भर जाएगा, लेकिन नर्व जो डैमेज हो जाता है उसका रीजेनरेशन नहीं होता। तो एक बार नर्व जब डैमेज हो गया तो फिर डैमेज हो गया, जो लॉस हुआ वो हो गया, उसकी फिर वापसी नहीं होती, भरपाई नहीं होती। तो यहाँ पे फिर वही होशियारी है। आपको शुगर पता चला, अपने शुगर को शुरू से ही इतने अच्छे टाइट कंट्रोल में रखिए कि आपका नर्व डैमेज ही ना होने पाए, आपको न्यूरोपैथी होने ही ना पाए। पेन शुरू हो गया न्यूरोपैथी का, इसके मतलब नर्व का डैमेज शुरू हो चुका है। अगर उस समय भी आप चेत गए तो आप उस प्रोसेस को वहां हॉल्ट कर लेंगे और आगे डैमेज नहीं होने देंगे। लेकिन अगर एक बार पैर पूरी तरह से सुन्न हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि मरीज को संज्ञान होना चाहिए कि मेरा पैर सुन्न है, मेरे पैर खतरे वाले पैर हैं, मुझे अपने पैर को बचा करके बहुत होशियारी के साथ प्रयोग में लाना है। मुझे अपने पैरों में चोट, चपेट, घाव नहीं होने देना है, क्योंकि अगर मेरा शुगर कंट्रोल नहीं रहा, मेरे पैर में कहीं भी घाव हो गया, चोट लग गया, तो फिर वो अगर पक गया तो गैंग्रीन का रूप ले सकता है और पैर विच्छेदन, पांव विच्छेदन की नौबत भी आ सकती है। इसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। अंगूठा निकल गया, उंगली निकल गई,
घुटने के नीचे से पाँव काटना पड़ गया, ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर डायबिटिक फुट में ये कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो पहला चीज, जैसे ही आपको शुगर का संज्ञान हो, शुगर को अच्छे कंट्रोल में रखें, सुगरेट ना होने दें अपने प्रोटीन्स को, नर्व्स को ना डैमेज होने दें। पैरों में अगर जलन, दर्द, सुइयां चुभ रही हैं, इस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं, डॉक्टर से सलाह करें, पैरों का जांच कराएं, नर्व सेंसेशन टेस्ट कराएं, और गड़बड़ है तो, और शुगर नहीं कंट्रोल रख रहे हैं आप, तो टाइट कंट्रोल में लाएं। पेन के लिए अलग से कुछ दवाएं होती हैं जो फौरी रिलीफ के लिए हम लोग देते हैं, वो आपका डॉक्टर ही तय करेगा कि आपको किस डोज में कौन सी दवा दे। और अगर पैर एकदम से सुन्न है तो फिर उसको आपको बचा के रखना है। आग से बचना है, गर्म पानी से बचना है, नंगे पांव नहीं जाना है, जूते चप्पल अच्छे क्वालिटी के हो, आपका पांव ना काटे। नया जूता अगर आपने पहना है तो एक ही दिन में लंबे समय तक ना पहने कि पांव कट गया, कहीं पता ही नहीं चला। ये सारे प्रिकॉशंस रखने हैं न्यूरोपैथी के लिए। और क्या सवाल आया था? हाँ, प्रोस्टेट में SGLT2 इनहिबिटर का प्रयोग किया जाए कि नहीं। एक सवाल ये भी डाला गया है कि प्रोस्टेट में SGLT2 इनहिबिटर का प्रयोग किया जाए कि नहीं। कैलाश चंद जी ने डाला है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए पॉलिथीन बैग ए कंडोम इज मोर एफिशिएंट। बिल्कुल ठीक बात है, आप कंडोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं ओल्ड एजेड हैं, कंडोम नहीं अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बेचारे क्या करेंगे, पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि कंडोम हर जगह आपके पास रखा हो, पॉलिथीन बैग कहीं भी मिल जाएगा। घर में अगर सब्जी आई होगी तो वहां भी आपको पॉलिथीन बैग मिल जाएगा। और कंडोम मांगते हुए शायद आपको भी हिचक होगी कि बेटे से या किसी से कहूँ कंडोम दे दो, इंसुलिन ले जाना है, तो व्यवहारिक उतना नहीं है। अगर आपके पास है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो SGLT2 के बारे में बात कर रहा था। SGLT2 इनहिबिटर दवा वो है जो कि पेशाब के रास्ते बढ़े हुए शुगर को निकालता है। जब शुगर रक्त में बढ़ता है तो एक लिमिट के बाद, अमूमन 180 मिलीग्राम के बाद, हमने अभी इस पे ऊपर चर्चा नहीं की, अगले अपने हम लोग चर्चा में जब हम दवाओं पे आगे बढ़ेंगे तो हम इस ग्रुप की दवाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये उस ग्रुप की दवा है जो 1915 के आसपास से प्रयोग में आनी शुरू हुई है। जो पेशाब बनता है गुर्दे में तो उसमें ग्लूकोज भी छन के आता है, और ये छना हुआ ग्लूकोज फिर गुर्दे द्वारा वापस एब्जॉर्ब करके रक्त में पहुंचा दिया जाता है। लगभग 99% ग्लूकोज जो गुर्दे से छनता है पेशाब बनने की प्रक्रिया के दौरान, वो गुर्दा दोबारा एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके रक्त में पहुंचा देता है। तो ये इस गुर्दे द्वारा रक्त को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया को ब्लॉक कर देता है। तो अब जो ग्लूकोज छन करके मूत्र में आया वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, एक्सेस ग्लूकोज को ये मूत्र के साथ बाहर निकाल देता है। तो ऐसे लोग जो SGLT2 इनहिबिटर ग्रुप की दवा खा रहे हैं उनका रक्त शुगर पता लगेगा कि कंट्रोल है, लेकिन पेशाब जब भी जांच करेंगे तो यूरिन शुगर 3+4+ आएगा। कई बार वो परेशान हो जाते हैं, पैथोलॉजिस्ट परेशान हो जाता है अगर उसको ये जानकारी नहीं है कि साहब दोनों में से कोई एक रिपोर्ट गड़बड़ है, शुगर नॉर्मल आ रहा है तो फिर पेशाब में शुगर क्यों आ रहा है, और पेशाब में शुगर आ रहा है तो फिर शुगर नॉर्मल कैसे है। वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं कि उसको इस तरह की दवा दी जा रही है। अब प्रोस्टेट के साथ क्या है कि प्रोस्टेट एक ऐसा अंग है जो कि मूत्राशय के नीचे जड़ पे होता है, पुरुषों में, स्त्रियों में नहीं होता। और जब ये 60 साल 70 साल के आसपास जाके प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है तो मूत्र के विसर्जन में, डिस्चार्ज करने में ये कठिनाई उत्पन्न करता है। यूरिन का फ्लो उतना अच्छा नहीं रहता और कई बार पूरा पेशाब नहीं निकलता, कुछ पेशाब ब्लैडर में पड़ा रह जाता है। तो जब ये परेशानी ज्यादा होने लगती है तो फिर ब्लैडर प्रोस्टेट का ऑपरेशन लोग कराते हैं। तो प्रोस्टेट के रोगियों को अगर बार बार पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है तो इस ग्रुप की दवा हम लोग नहीं देते, अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर प्रोस्टेट की दवा खाने पर मूत्र का विसर्जन अच्छे से हो रहा है, कोई यूरिन में इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है जांच करने पर, तो हम बड़े आराम से इस ग्रुप की दवा ऐसे रोगियों को में भी प्रयोग कर सकते हैं जिनको प्रोस्टेट है। तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बशर्ते कि बस उसका पेशाब रुक ना रहा हो और उसके पेशाब में पसल्स ना आ रहे हो, उसको बार बार यूरिन का संक्रमण ना हो। ये हमको ध्यान में रखना होता है।
और कोई प्रश्न किसी और का? क्योंकि मेरे पास जो व्हाट्सएप पे प्रश्न आए थे वो सब मैंने डील कर दिए, जो प्रश्न पूछे गए मैंने वो भी बता दिए। और कोई प्रश्न अगर किसी को पूछना है, क्योंकि अब टाइम भी हो ही रहा है, तो एक प्रश्न और ले सकते हैं कोई भी किसी का। नहीं तो एक और प्रश्न के साथ फिर मैं इसको खत्म करूंगा। एनीवन वांट्स टू आस्क? सारिका, तुम्हें कुछ पूछना है? हाँ पूछना है, ये पूछना है कि एक बार में जैसे हम मार्केटिंग से परचेज करते हैं इंसुलिन, तो हमें कितना लेना चाहिए एक बार में? 1-2 मतलब कितने खरीद के स्टोर कर ये सकते तुम्हारे हैं? ऊपर है, डिपेंड करता है कि एक महीने में तुम्हारी कितनी वायल की या कितने पेनफिल की खपत है। और अच्छा, जो इंसुलिन लेके आ रही है उसका एक्सपायरी डेट देख लो। अगर उस एक्सपायरी डेट के पहले आप उस इंसुलिन को इस्तेमाल कर सकते तो आप उसको ले लो। अगर आपको लगता है कि हम जो इंसुलिन ले जा रहे हैं 1 महीने के लिए, हमने 2 महीने का लिया है लेकिन एक्सपायरी डेट उसके पहले का ही है, तो फिर उसको मत लो, क्योंकि फिर तो खराब हो जाएगा। तो एक्सपायरी डेट के अंदर का इंसुलिन हो और हमको ये पता है कि इस इंसुलिन को हम एक्सपायरी डेट के पहले कंज्यूम कर लें, तो ये आपको पता ही होगा कि हमारा महीने में कितना यूनिट लगता है, कितने वायल लगता है, आप उस हिसाब से करो। ठीक है। हमारे अध्यक्ष जी ने, वेदानंद दुबे जी ने एक प्रश्न डाला था कि एक प्रश्न नहीं डाला था बल्कि एक उन्होंने मैसेज डाला था कि वो खार्ड हॉस्पिटल मुंबई के एक डॉक्टर साहब हैं, वो एक ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे मधुमेह जो है सदा के लिए ठीक हो जाता है। दुबे जी, आप उस पर कुछ आप खुद ही प्रकाश डालिए, तो फिर मैं उस पर आगे कुछ 5 मिनट के अंदर चर्चा करके फिर आज के इस गोष्ठी को समाप्त करूंगा, क्योंकि आपकी तरफ से ही पोस्ट हुआ था। नहीं डॉक्टर साहब, वो एक क्लिप मैंने आई थी तो मैंने आपके पास भेजा था, हालांकि मुझे वो अविश्वसनीय लगा पहले से ही, लेकिन मैंने सोचा कि एक्सपर्ट के पास भेजना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में तो बहुत है हर तो बीमारी का। आपने क्लिप में क्या देखा था पहले आप वो बताइए, तो फिर मैं उसको आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ। नहीं, उन्होंने ऑपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखा है। हाँ। लेकिन ये लिखा है कि ऑपरेशन से शुगर कंट्रोल हो जाए। आप किस चीज का ऑपरेशन करेंगे ये मुझे मिला नहीं उसमें। जी जी जी। क्योंकि जहां तक मेरी मुझे जानकारी भी, है, मैंने आपके उस क्लिपिंग को देखा और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक इस तरह से एक सनसनीखेज एक वीडियो क्लिपिंग बना करके और मीडिया में सर्कुलेट कर रहा है, जो एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है कि जैसे कि डायबिटीज का क्योर आ गया। और पिछले एपिसोड्स पे जाएंगे, मैं इसके बाद में उस एपिसोड का लिंक फिर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा कि एक बार हम लोगों ने बहुत बृहद रूप से चर्चा की थी कि क्या मधुमेह साध्य है, इज डायबिटीज क्यूरेबल। और उसमें मैंने कई तरह की चीजें बताई थी, जिसमें एक मैंने बताया था कि एक सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी, ये बैरिएट्रिक सर्जरी बेसिकली इस सर्जरी का इजाद किया गया था मोटापे से मुक्ति पाने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए। क्योंकि मोटापा जो है बेसिकली क्या है, ऊर्जा का एक्सेस। हम अपने शरीर से जितना ऊर्जा व्यय कर रहे हैं अपने शारीरिक श्रम के माध्यम से, उससे ज्यादा जब भी हम ऊर्जा लेंगे तो हमारे शरीर में संचित हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे। तो सबसे साधारण उपाय तो है कि आप अपने आवश्यकता जितनी है उससे कम ही खाएं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ये कोई आदमी कर नहीं पाता, खास करके जो मोटा है वो नहीं कर पाता। कुछ तो उसको उसके जीन्स मिले हुए हैं मोटापे के, और फिर वो थोड़ा भी ज्यादा खा लेता है तो संचय हो जाता है। तो उसके लिए यह सर्जरी निकाली गई कि अगर किसी तरीके से उसके आंतों की साइज छोटी कर दी जाए, आमाशय का आयतन कम कर दिया जाए, पेट का साइज छोटा कर दिया जाए, जिससे कि वो कम खा ही पाए, वो चाह करके भी ज्यादा ना खा पाए। तो जब चाह के भी ज्यादा नहीं खा पाएगा तो दुबला होने लगेगा, क्योंकि अब एनर्जी ज्यादा ले नहीं सकता। तो इस सर्जरी को हम कहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी। इस बैरिएट्रिक सर्जरी के भी कई प्रकार हैं कि आप आमाशय का, जहां सबसे पहले भोजन जाता है, जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसका आयतन कम कर देंगे। अब देखिए, अब लोग जुड़ने वाले अभी जुड़ रहे हैं इस समय, आखिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इन्हीं लोगों के लिए बना है। तो दूसरा ये है कि आपने बहुत बड़ा आंत का हिस्सा जहां की भोजन पचता है, उस आंत को बाईपास कर देते हैं। आमाशय से सीधे खाना आंत के सबसे अंतिम सिरे पे ले जाके डंप कर देते हैं। तो पता लगा खाना खाया, पेट में गया,
और बजाय पचने के वो सीधे बड़ी आंत में पहुंच करके टट्टी के माध्यम से बाहर निकले। तो अब जो आपने कैलोरी ली वो शरीर में गया ही नहीं, पचा ही नहीं, तो भी आपका वजन कम होने लगेगा। तो ये दिया गया था वजन को कम करने के लिए, खास करके उन लोगों में जिनमें एक्सरसाइज, डाइट, सब चीजें फेल हो गई और वो मॉर्बिडली ओबीस है, मतलब कि उनका वजन इतना ज्यादा है कि वो सोते हैं तो बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते, घुटने उनके जवाब दे रहे हैं, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं मोटापे के, तो उनके लिए ये सर्जरी इजाद की गई। लेकिन सबसे बड़ा एक रोचक पहलू ये देखा गया कि वो मोटे लोग जिनको मधुमेह था और उनके ऊपर जब ये सर्जरी की गई तो अचानक से उनकी दवा की मात्रा एकदम से कम हो गई। बहुतों में तो दवा की आवश्यकता ही नहीं रह गई, वो बिना दवा के उनका शुगर नॉर्मल पे आ गया। तो अब लोगों को लगा कि अरे तो एक ऐसा हमको नायाब हथियार हाथ में लग गया है कि अगर ये सर्जरी हम सब पे कर दे तो सबका डायबिटीज क्योर हो जाएगा। लेकिन ये सर्जरी जो है नंबर एक आसान सर्जरी नहीं है, दूसरा ये सबके लिए एडवोकेटेड नहीं है, क्योंकि इस सर्जरी ये बड़ी सर्जरी है और इसके लिए उस व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होना बहुत जरूरी है। अब आपकी सर्जरी कर दी गई, आप चाह करके भी नहीं खा सकते और मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, आप तैयार नहीं हो उसके लिए, आपने खाली झोंके में करा लिया। अब सामने खाना रखा है, बहुत दिनों के बाद आपका मन किया चलो आज एक पूरी खा ही लेते हैं, आज ये खा लेते हैं, लेकिन अब आप खा नहीं पा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इस सर्जरी के बाद, मनोवैज्ञानिक बहुत असर पड़ता है। तो एक तो पेशेंट बहुत ही आवश्यक हो जाए तब उसको बकायदा गाइडलाइंस, इंडिकेशन है, सब पे नहीं करते ये। दूसरा वो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति तो सर्जरी के बाद भी अपने आप कोप अप कर सके, फिर खाना पच नहीं रहा, निकल जाता, तो बहुत से विटामिन इन सब चीजों की डिफिशियंसी होने लगती है, तो बार बार उसका सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है, तो बार बार उसका जांच करना पड़ता है, तो फॉलो अप इसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सर्जरी करा के आप गायब नहीं हो सकते। दूसरा, सर्जरी के बाद भी साल 1.5 साल तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ वेट रिगेन करने लगते हैं लोग, तो बाद में भी डाइट वगैरह की चीजें जो लगातार जारी रहती हैं। तो ये क्योर नहीं है, क्योंकि देखा गया कि 60% लोगों में तो साल भर तक कोई भी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर धीरे धीरे दवा की जरूरत पड़ने लगती है, हालांकि कम पड़ती है। तो एक रिवर्सल होता है, आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं समय में, लेकिन ये क्योर नहीं है। और ये सर्जरी सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंडिकेटेड नहीं है, इसमें केस सिलेक्शन करना पड़ता है और केस सिलेक्शन बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया के दौरान किया जाता है और सब पे नहीं किया जाता सर्जरी। लेकिन उनके क्लिपिंग से ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुंह उठाए चला जाए, ऑपरेशन करा के चलाए, उसकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं। ललित मोहन वासुदेवा जी मेरे इंटरमीडिएट के बैचमेट, मेरे मित्र, आज महीनों बाद जुड़े हैं, बहुत लेट जुड़े हैं, स्वागत है आपका। थैंक यू। रेगुलर जुड़ा कीजिए और टाइम से जुड़िए तो ही मजा है ललित जी। हाँ सही कह रहे हो आप, और हाँ। मुझे एकदम अभी याद आया तो मैंने तुरंत ज्वाइन करा। आई एम सॉरी। बहुत अच्छा आपने ज्वाइन तो किया, और मैं हर बार कोशिश यही करता हूँ कि सारे इन अपने एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे सेव करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जिससे आप खाली समय में इसको जब भी चाहें देख सकें। इसका इस मीटिंग की सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि यही कि हमारे सारे मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो मैं बार बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ, फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक लोगों को तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचे। तो मैं समझता हूँ कि अब और कोई सवाल रह नहीं गया। कैलाश जी, अगर आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहें, अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद फिर मैं सारिका से चुटकुले सुनाने को कहूंगा। और फिर जी आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मैंने आपको प्रश्न डाला हुआ है। नहीं, आपने ये डाला था, आपने क्या प्रश्न डाला है? आप पूछ ही लीजिए ना महाराज, आपका। हाँ, तो मैंने डाला बैरिट्रिक सर्जरी, जो मुझे ध्यान था। मैंने प्रश्न डाला है कि लो शुगर और हाई शुगर के क्या लक्षण है? देखिए, हाई शुगर के तो तत्काल कोई लक्षण होते ही नहीं, इसीलिए लोग सालों डायबिटीज होने के बाद भी गाफिल रहते हैं कि मुझे डायबिटीज है। पता ही तब चलता है जब इंश्योरेंस के लिए मेडिकल होता है, जब कैटरेक्ट के लिए मेडिकल होता है, जब हार्ट अटैक हो जाता है तब पता चलता है कि शुगर है, फालिज मार दिया तब पता चलता है कि शुगर है। उसके पहले जानकारी नहीं होती कि 4 साल 5 साल कितने साल से शुगर चल रहा था। तो हाई शुगर का तो बहुधा कोई लक्षण नहीं होता, 75% लोगों में कोई लक्षण नहीं होता। लक्षण कब पैदा होता है? जब इंसुलिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है शरीर में,
तो लक्षण आने शुरू होते हैं। मांसपेशियां गलने लगती हैं, वजन कम होने लगता है, पेशाब ज्यादा लगने लगता है, घाव जल्दी नहीं सूखते, फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं। ये सब हाई शुगर के लक्षण एडवांस अवस्था में जाके जब आपका इंसुलिन काफी कम बनने लगता है तब जाके आते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो सालों में आपको कोई लक्षण होता ही नहीं है। लो शुगर का लक्षण बहुत ही प्रबल होता है, वो नहीं छुपता। लो शुगर मतलब 70 से नीचे। और हम लोगों ने लो शुगर के ऊपर एक एपिसोड पूरा किया था जिसको डॉक्टर अभिजीत ने कवर किया था कि लो शुगर को हम कैसे जानेंगे और कैसे मैनेज करेंगे। संक्षेप में 70 से नीचे जब शुगर जाने लगता है तो व्यक्ति के ब्रेन, हमारा जो ब्रेन टिश्यू है ये सिर्फ शुगर पे काम करता है, ये कोई भी और न्यूट्रिएंट नहीं लेता। इसका खुराक शुगर है। इसको शुगर नहीं मिलेगा तो उसके काम करने में बाधा आने लगेगी, तो सोचने के समझने की प्रक्रिया में बाधा आने लगती है, व्यक्ति कंफ्यूज होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, वो काम कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन नहीं बनता है ना। अगल बगल वालों को ऐसा कई बार लगता है कि जैसे लगता है कि आदमी नशा किया हुआ है, इसने कुछ नशा कर लिया है, पूछ कुछ रहे हैं जवाब कुछ और दे रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो तत्काल अगल बगल वालों को अगर जानकारी के डायबिटिक है तो उसको कोई पहले कुछ अगर शुगर चेक हो सकता है, ग्लूकोमीटर है उसके पास तो शुगर चेक करके कंफर्म कर लीजिए कि 70 के नीचे है कि नहीं है। नहीं कंफर्म कर सकते तो थोड़ा अगर शुगर बढ़ भी जाएगा तो कोई आफत नहीं आने वाली। उसको तत्काल कुछ भी खाने पीने का आपके पास है, मीठा बिस्किट है, चॉकलेट है, टॉफी है, चीनी रखा हुआ है, मिठाई रखी है, आप उसको कुछ भी खाने को दे दें, अगर वो खाने की अवस्था में है मुंह से खा सकता है। अगर इससे आगे अवस्था जाती है तो फिर व्यक्ति बेहोशी की तरफ जाने लगता है। अगर बेहोशी की अवस्था में चला गया है लो शुगर होने से तो फिर उसको आपको तत्काल भर्ती करना पड़ेगा, उसका शुगर जांच करके देखना पड़ेगा। फिर हम ड्रिप के माध्यम से इंट्रावीनस उसको ग्लूकोज देंगे, ड्रिप के माध्यम से ग्लूकोज देंगे, और अगर लो शुगर की वजह से प्रॉब्लम है तो ड्रामेटिक रिस्पांस मिलता है। विद इन सेकेंड्स जैसे ही ब्रेन के पास शुगर पहुंचेगा, ग्लूकोज पहुंचेगा, वो व्यक्ति एकदम से होश में आ जाएगा और आपसे कहेगा कि साहब मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे यहाँ कौन लेके आया। उसको बहुत ड्रामेटिक रिस्पांस मिलता है। और अगर वो मुंह से लेने की अवस्था में तो आप उसको तत्काल खिलाइए कुछ न कुछ। नहीं डॉक्टर साहब, हाँ आप पूछे बात। हाँ होता ये है कि लो शुगर होने पे कुछ घबराहट सी होती है और पसीना आने लगता है। जी, तो घबराहट, पसीना, होता है कि क्या शुगर लो हो रहा है, कंपन, हाँ, या शुगर लो हो रहा है या हार्ट की कोई समस्या है। और इतना ज्यादा मीठा खाने का मन कहता है कि उसमें जितना मीठा खा लीजिए लगता है कि बहुत अच्छा नहीं लगने लगता है। और उसके बाद हार्ट की समस्या होगी तो यूजुअली चेस्ट पेन भी होगा। दूसरी चीज, अगर आप डायबिटिक हैं, आपके पास ग्लूकोमीटर है, तो एक साधारण सा उपाय है कि इमीडिएट आपने प्रिक किया, अपना शुगर चेक कर दिया, 70 से नीचे मतलब शुगर लो है हमको। और सबसे फौरी उपाय क्या, अगर आपको ग्लूकोज है तो सबसे पहले ग्लूकोज दीजिए, क्योंकि ग्लूकोज को पचना नहीं है, वो आपके मुंह से ही उसका पाचन शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप पे पहुंचा तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे, चीनी लेंगे, मिठाई लेंगे, गुड़ लेंगे, कुछ भी लेंगे तो पहले आपके आंतों में जाएगा, वो ग्लूकोज में बदलेगा और ग्लूकोज में बदल के वो फिर रक्त में पहुंचेगा, तो उसमें कुछ टाइम लैग होगा, कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन अगर ग्लूकोज है तो दैट इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसको पचना नहीं है, वो तुरंत आपको आराम देगा। लेकिन जहां तक कोशिश हो, अगर ऐसा होता है, किसी विशेष समय पे होता है, तो आप सबसे पहले ग्लूकोमीटर से उसको कंफर्म करें कि हाँ ये लो शुगर ही है। उसको कंफर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफर्मेटरी टेस्ट शुगर टेस्ट ही है और कोई टेस्ट नहीं जिससे आप कंफर्म कर पाएंगे, आप सिर्फ अंदाज लगा पाएंगे। क्या ये इफेक्टिव है जेब में रखना? क्या चीज है ये? नाम यहाँ से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्या है? नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये जो है ग्लूकोन डी इम्यूनोवोल्ट लिखा है इसके ऊपर। ये ग्लूकॉन डी की टैबलेट्स आती हैं अब जी, ग्लूकॉन डी की टैबलेट्स है, ग्लूकोज की टैबलेट है। हाँ हाँ हाँ, तो ग्लूकोज ही तो लेने को कह रहा हूँ ना, ये ग्लूकोज की टैबलेट आप अपने पास पर्स में रखिए, अपने पास किट में रखिए, अगर आप इंसुलिन लेते हैं या डायबिटिक है। मैं कह रहा हूँ कि ये जेब में रखी जा सकती है। हाँ, ये जब मैं रखिए, ये ग्लूकोज, ये पाउडर है नहीं, टैबलेट है, निकाला अपना 4 गोली चबा लिया, तुरंत रिस्पॉन्स देगा। जी बिल्कुल। हाँ,
ग्लूकोज की टेबलेट्स आती हैं अब। लो शुगर में मैंने ये देखा है कि ऐसा लगता है जैसे हाथ जो है वो कांपने लगे हैं, हाथ और पाँव में कंपन, थरथराहट, पसीना, घबराहट, थोड़ी सी कुछ भी मिले मैं खा लूं, हाँ थोड़ी सी घबराहट होती है, तो हाँ, ये इस समझ तरह की लेना फीलिंग। चाहिए आप कि किसी शुगर लो हो रही है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि समझ में नहीं आएगा हम बात क्या कर रहे हैं, दिमाग जैसे हवा में उड़ रहा है, इस टाइप की फीलिंग, ये सब होती है। और जनरली तभी होता है जब 2, 3, 4, 5 घंटे का गैप हो जाता है कुछ भी खाने में। अगर आपका दवा के हिसाब से आपका खाना कम हो गया, शुगर लो हो गया, इंसुलिन के हिसाब से आपकी डाइट उस समय नहीं आपने ली और दवा ले रखा है, तो शुगर लो हो गया, तो सब प्रॉब्लम्स आती हैं। जी जी। तो नाउ नथिंग नाउ मोर रिमेन्स। तो सारिका, अब आप चुटकुला बताइए अपना आज का, फिर समापन करें। बता रहे हैं सर। अंग्रेज, व्हाट इज दिस? हलवाई, दिस इज दही। अंग्रेज, This is व्हाट इज dahi. दही? हाँ, अंग्रेज, व्हाट इज दही? हलवाई, मिल्क स्लीप एट नाइट एंड मॉर्निंग बिकम टाइट। Milk sleep at night and morning becomes tight and that becomes dahi. क्या बात है, क्या बात है। अभी एक कार्टून आया था कि